साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। आज हम बात करेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए समय समय पर जो आयोग गठित किए गए हैं उनके बारे में। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में सिफारिश देने के लिए समय समय पर आयोगों के गठन की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। तो उसके लिए पिछली क्लास की ओर हमें देखना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने बात की थी फेडरलिज्म या संघवाद के बारे में, और हमने देखा था संघवाद का तात्पर्य है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अलग अलग प्रकार से मशीनरी प्राप्त होना, या यूं कह सकते हैं संविधान में ही जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्ति और कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया जाए तो उस प्रकार की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, राज्य सरकार जब अपनी शक्तियों को केंद्र सरकार से प्राप्त ना करे अपितु संविधान से प्राप्त करे तो उस प्रकार की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। अब संघीय व्यवस्था का ये जो प्रारूप है उसका ये मूलभूत लक्षण है, लेकिन अलग अलग देशों में संघीय व्यवस्था जो है उसका चरित्र हमें अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कनाडा की संघीय व्यवस्था हमें अलग तरीके से देखने को मिलती है, इसी प्रकार अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो हमें अलग प्रकार की दिखाई देती है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था, हालांकि संघीय व्यवस्था का मूलभूत जो तत्व है वो यही है कि जो शक्तियां निर्धारित होती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वो संविधान द्वारा निर्धारित होती है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होती हैं। ये मूलभूत लक्षण हमें दिखाई देता है संघीय ढांचे का या संघीय प्रकृति का। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग देशों में इसका जब परिचालन में ये आता है, संघीय व्यवस्था जब परिचालन में आती है तो उसका चरित्र अलग अलग देशों में उन देशों की परिस्थितियों के हिसाब से होता है। इसी प्रकार एक ही देश के अंतर्गत भी अलग अलग काल में संघीय स्वरूप का जो चरित्र है वो हमें अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। यानी कि तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं देश की उसके हिसाब से संघीय जो प्रणाली है उसका चरित्र निर्धारित होता है। और ऐसा ही भारतीय संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसकी झलक मिलती है। हमने देखा है कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 1 है उसे उसमें ही भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। लेकिन राज्यों के संघ में अंग्रेजी अनुवाद को यदि हम देखें तो वहां फेडरेशन, देखिए संघ दो जो संघ है अंग्रेजी में उसके लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक तो फेडरेशन और एक यूनियन। तो भारत में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया अपितु यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके पीछे यदि संविधान के उपबंधों को हम देखें तो ये पाते हैं कि विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनमें भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो संघीय चरित्र है भारत के संविधान का वो एकात्मक चरित्र में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि आपात उपबंधों के दौरान राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं, केंद्र सरकार उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार जो संघीय चरित्र है वो एकात्मक चरित्र में बदल जाता है। केंद्र सरकार निर्धारित करता है कि राज्य सरकार की क्या शक्तियां होंगी, लेकिन ये केवल परिस्थितियों के अनुसार। तो इस प्रकार भारतीय संघवाद की एक विशेष व्यवस्था हमें देखने को मिलती है कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला ये संघीय चरित्र है। और चूंकि किसी भी देश की परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं तो उसी अनुसार जो संघीय चरित्र है उसमें भी बदलाव की जरूरत महसूस होती है। तो बदलाव जब किसी भी चीज में करना होता है तो लोकतांत्रिक देश में उसके लिए कुछ आयोग गठित किए जाते हैं। वो आयोग उस व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देते हैं और उनके अनुसार व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है उनके विषय में भी क्या किया गया, इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई। केंद्र और राज्य संबंधों को डिफाइन करने के लिए, जो कि संघवाद के अंतर्गत एक आयाम है, उसको डिफाइन करने के लिए या उसमें और क्या नया परिवर्तन हो सकता है उसके लिए समय समय पर अलग अलग आयोगों का गठन किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन से आयोग इस संदर्भ में गठित किए गए और उनके द्वारा किस प्रकार की सिफारिशें दी गई। सबसे पहले आप बात करते हैं आयोगों की, कौन कौन से आयोग इस संदर्भ में गठित किए गए। सबसे पहला इस संदर्भ में आयोग गठित किया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग है इसका गठन 1966 में किया गया था। उसके बाद केंद्र राज्य के संबंधों पर सिफारिशें देने के लिए अगला जो आयोग गठित किया गया वो था राजा मन्नार समिति, जो कि 1969 में गठित किया गया। नेक्स्ट आयोग इस संदर्भ में था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। उसके बाद पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977। नेक्स्ट सरकारिया आयोग 1983
और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 और अंत में पुंची आयोग 2007 इस संदर्भ में क्या किया गया, गठित किया गया। तो इस प्रकार से जो कुछ आयोग हैं वो इस संदर्भ में क्या किए गए, गठित किए गए। इनमें से जो सबसे प्रमुख आयोग है जिसने इस संदर्भ में अपनी बहुत सी सिफारिशें दी, सरकारी आयोग, इसका भी आगे जाके विस्तृत अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सभी आयोगों के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से इनका गठन किया गया और क्या क्या सिफारिशें इन आयोगों द्वारा दी गई। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, जिसका गठन किया गया 1966 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। कि हनुमंथा इसमें सदस्य के रूप में शामिल थे। और जो अध्ययन किया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, वो किसके द्वारा किया गया, एमसी सीतलवाड़ द्वारा विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया और कुछ सिफारिशें दी गई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। किसके संबंध में, केंद्र और राज्यों के संबंध किस प्रकार से निर्धारित किए जाएं ताकि संघवाद की जो प्रकृति है वो अधिक बेहतर तरीके से भारत में दिखाई दे। तो क्या सिफारिशें दी गई, सबसे पहले क्या कहा गया, देखिए जहां संघवाद होता है वहां केंद्र होता है और राज्य होता है। केंद्र होता है, एक तरफ केंद्र सरकार होती है और एक तरफ राज्यों की सरकार होती है। जब केंद्र और राज्य होंगे तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य है, या तो केंद्र या राज्यों के मध्य या किसी एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य विवाद की स्थिति क्या हो सकती है, बन सकती है। तो इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सुझाव दिया कि उसके लिए आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जो कि यदि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसको निर्णय करने का कार्य करे। इसके बाद इसने कहा राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में सिफारिश दी। अब देखिए राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है वैसे तो, लेकिन सिफारिश किसकी होती है, मंत्री परिषद की। तो अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का रोल ही होता है किसमें, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने में। तो ये दोनों भी, राज्यपाल भी केंद्र और राज्य के विषय में क्या है, एक कॉमन चीज है। राज्य में तो वो राज्य का प्रमुख होता है संवैधानिक रूप से, और केंद्र सरकार एक प्रकार से उसकी अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्ति करती है। तो केंद्र और राज्य जहां दोनों का रोल आ जाए वहां विवाद की स्थिति बनती है। तो राज्यपाल के संदर्भ में भी सिफारिशें दी गई कि राज्यपाल जो होना चाहिए। अब देखिए राज्यपाल के पास में क्या अधिकार होता है, जब भी राज्य के विधानमंडल द्वारा, तो राज्य विधानमंडल द्वारा जब कोई भी बिल राज्यपाल के पास में भेजा जाता है, गवर्नर के पास में भेजा जाता है, तो ये गवर्नर इसे प्रेसिडेंट के पास के लिए, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, या इस बिल पर अपनी अनुमति जो है वो रोक सकता है। इससे होता क्या है, राज्य के जो विधानमंडल के जो बिल हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं। आपको पता है कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करता तो अनावश्यक रूप से जो एक्ट बनाने होते हैं उनमें देरी होती है। इसीलिए यहाँ समस्या सामने आई, तो उसमें सुधार के लिए क्या किए गए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सलाह दी, क्या दी, कि राज्यपाल कैसा होना चाहिए, गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए। क्यों, क्योंकि केंद्र में यदि किसी अन्य दल की सरकार होती है और राज्य में अन्य दल की सरकार होती है तो अक्सर हमें ये देखने को मिला है कि राज्यपाल द्वारा जो विधानमंडल द्वारा पारित बिल हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति को आरक्षित कर दिया जाता है या अनुमति उन पर रोकी जाती है, जिससे लेजिस्लेशन में या कानून बनने में अनावश्यक रूप से देरी होती है। इसीलिए यहाँ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश दी कि गवर्नर को गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए। केंद्र सरकार में किसके दल की सरकार है, राज्य में किसके दल की सरकार है, वो इन चीज़ों से परे कार्य करे और अपने विवेक के अनुसार कार्य करे, ना कि किसी दलीय झुकाव की ओर झुककर कार्य करे। इसके अलावा इसने सिफारिश दी कि राज्य में जब भी सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए, वो जब राज्य सरकार ऐसा आग्रह करे तब ही करी जानी चाहिए। अब ये भी केंद्र और राज्य के संबंधों का एक आयाम है कि जब भी केंद्र द्वारा जो हमारे सशस्त्र बल हैं वो किसके अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार या संघ सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो ये सुनिश्चित करे, केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे, आर्टिकल 255 ये कहता है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चले। और इसी के तहत कई बार क्या करता है, केंद्र सरकार राज्य में सशस्त्र बलों की क्या करती है, यदि उन्हें लगता है कि यहाँ संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन नहीं चल रहा राज्य में,
तो सशस्त्र बलों की नियुक्ति कर दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कहता है कि ऐसी जो तैनाती की जाए सशस्त्र बलों की, वो राज्य में राज्यों के आग्रह पर ही की जाए, अन्यथा नहीं दी जाए। इसके अतिरिक्त ये कहता है कि राज्यों को अधिक से अधिक क्या देनी चाहिए, वित्तीय और राजनीतिक शक्ति दी जानी चाहिए, ताकि इसकी केंद्र सरकार पर निर्भरता कम हो। तो देखिए, संघीय सरकार का चरित्र क्या होता है कि राज्य सरकार कम से कम केंद्र सरकार पर निर्भर करे, केंद्र सरकार के पास केवल अंतर्राष्ट्रीय महत्व, रक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं वही उसके पास में रहें, बाकी के जो मुद्दे हैं उनको किसको दे दिया जाए, राज्यों को। यही क्या होता है, संघीय चरित्र होता है किसी सरकार का। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो राजस्व के स्रोत हैं, उन राजस्व स्रोतों पर अधिकतर जो अधिकार दिया गया है वो किसको है, केंद्र सरकार को अधिक राजस्व स्रोत दिए गए हैं। इसीलिए केंद्र सरकार पर क्या होते हैं, राज्य राजस्व स्रोतों के लिए निर्भर रहते हैं। हालांकि राज्यों के भी अपने राजस्व स्रोत रहते हैं, अपने टैक्सेस होते हैं, लेकिन जो भारी मात्रा में कलेक्शन जिन टैक्सेस के माध्यम से किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये सभी किसके अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और यही राजस्व का बड़ा स्रोत है। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जिसे अब तो ख़त्म कर दिया गया है, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स, ये सभी किसके अधीन है, ये राजस्व स्रोत केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण वित्त के जो स्रोत हैं उनके केंद्र सरकार का अधिक आधिपत्य है, जबकि राज्यों का क्या है, कम है। इसलिए राज्य अपने वित्तीय स्रोतों के लिए केंद्र सरकार की ओर देखते हैं और अनुदान की अपेक्षा किससे करते हैं, केंद्र सरकार से करते हैं। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इस संदर्भ में क्या कहता है कि राजस्व जो है के जो स्रोत हैं उनका क्या होना चाहिए, डिवोल्यूशन होना चाहिए, और राज्य सरकार को अधिक मात्रा में क्या दिए जाने चाहिए, वित्तीयन के स्रोत दिए जाने चाहिए, ताकि केंद्र के अनुदान पर जो निर्भरता है राज्यों की वो कम हो जाए। और राज्य जितने अधिक स्वायत्त होते हैं उतनी ही क्या होता है, संघीय चरित्र किसी भी देश के संविधान में आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुल मिला के जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी सिफारिशें इस प्रकार की थी कि जो संघीय चरित्र है भारत का उसको मजबूती मिले, राज्य सरकारें हैं वो अधिक ज़्यादा क्या हों, मजबूत हों। तो इस प्रकार की कुछ सिफारिशें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में देता है। उसके बाद आती है राजा मन्नार समिति। तमिलनाडु में इस समिति का तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या करा गया था, गठन किया गया था। और तमिलनाडु सरकार संघवाद के जो चरित्र है उसको मजबूत करने की वकालत करता है और कहता है संघीय चरित्र जो है भारत का वो और अधिक मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए कुछ सिफारिशें इस राजा मन्नार समिति ने दी थी। इसने भी कहा कि अंतर्राज्य परिषद का गठन होना चाहिए, जो राज्य और केंद्र के मध्य कोई विवाद होता है तो उसको सुनने वाली एक संस्था अंतर्राज्य परिषद हो, उसका गठन हो। और योजना आयोग, देखिए आप योजना आयोग, यहाँ क्या कहा कि योजना आयोग के स्थान पर एक अन्य आयोग बनना चाहिए। अब योजना आयोग की जो स्थापना की गई आपको मालूम है, ये योजना आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं था, सांविधिक निकाय नहीं था। अब सांविधिक निकाय क्या होते हैं आप सभी को मालूम है, ऐसे निकाय जो किसी एक्ट के द्वारा स्थापित किए जाएं, किसी कानून के द्वारा स्थापित किए जाएं। जबकि योजना आयोग को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो चूंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित किया गया था, इस प्रकार से ये क्या नहीं था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कारण ये स्थापित हुआ था, इसलिए क्या नहीं था, ये सांविधिक निकाय नहीं था। और योजना आयोग की यहाँ बात क्यों हो रही है, क्योंकि योजना आयोग ही वो संस्था है जो योजना बनाती है। योजना आयोग क्या करती है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 वर्षीय योजनाएं योजना आयोग बनाता है। हालांकि अभी जो है नीति आयोग आ गया, लेकिन पहले कौन था, योजना आयोग द्वारा ही क्या करा जाता था, 5 वर्षीय योजना बनाई जाती थी। और इन 5 वर्षीय योजनाओं का पालन जो करना होता था वो किसको करना था, राज्यों को। तो हम देखते हैं योजना आयोग की प्रवृत्ति इस प्रकार की थी कि योजना आयोग निर्धारित कर देता था और उसी के अनुसार केंद्र राज्य सरकारों को काम करना होता था। तो कहने का तात्पर्य क्या था, योजना आयोग किसके अधीन, केंद्र सरकार के अधीन। तो सारी की सारी योजना है उसको बनाने का कार्य किसके द्वारा, योजना आयोग यानी कि केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है। और उसका पालन कौन कर रहे थे, राज्य सरकार। तो इस प्रकार से राज्यों का योजना निर्माण में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी, साथ ही साथ केंद्र सरकार का रोल इस मामले में बहुत अधिक था। तो ये संघवाद के चरित्र के विपरीत था। तो कहा गया कि यहाँ भी राज्यों को क्या देनी चाहिए, अधिक महत्ता देते हुए योजना आयोग के स्थान पर, जो कि पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है, उसकी जगह एक एक्ट बनाया जाए
और एक्ट के माध्यम से एक सांविधिक संस्था बने जो इस प्रकार का कार्य देखे कि क्या योजना कौन से राज्यों के लिए किस प्रकार से लागू करनी है। तो ये योजना आयोग के स्थान पर एक सांविधिक आयोग बनाने की बात कही गई दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद कहा गया वित्त आयोग भी एक स्थायी निकाय हो। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है और उसमें कहा गया कि हर 5 वर्ष में केंद्र सरकार वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो ये कहता है, ये आयोग कहता है कि संविधान में तो क्या कहा गया है, प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करना होगा, हर 5 वर्ष में एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाए। लेकिन यहाँ ये राजा मन्नार समिति क्या कहती है कि वित्त आयोग क्या हो, एक स्थायी संस्था हो, हर 5 वर्ष में गठित होने वाली संस्था ना होकर एक स्थायी प्रकार की संस्था हो। ठीक है, अब वित्त आयोग के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, वित्त आयोग किस प्रकार से केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में आड़े आता है, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है हमारे संविधान में कि जब भी राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं, राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं, राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं वो किसकी सिफारिश पर दिए जाते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को डिसाइड करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोग यहाँ पर वित्त आयोग हो जाता है, क्योंकि इसी की सिफारिशों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि राज्य सरकारों को कितना पैसा मिलने वाला है। इसीलिए ये संस्था केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में अति महत्वपूर्ण है। और कहा गया राजा मन्नार समिति द्वारा कि ये जो आयोग है ये एक परमानेंट आयोग हो, हर 5 वर्ष में गठित हो ऐसा नहीं, परमानेंट इस प्रकार का क्या होना चाहिए, स्थायी इस प्रकार का आयोग होना चाहिए। उसके बाद कहा गया आर्टिकल 352, 357 और 365 के बारे में। तो आपने देखा है कि आर्टिकल 352 आपात उपबंधों की बात करता है और हमने देखा था कि जैसे ही आपात उपबंध लागू हो जाते हैं तो जो हमारे देश का संविधान का चरित्र है वो संघात्मक से क्या हो जाता है, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। संघात्मक से एकात्मक होने का तात्पर्य है सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। इसलिए राजा मन्नार समिति कहती है कि चूंकि भारत का जो संविधान है वो यदि संघीय चरित्र का उसे बनाना है, संघीय चरित्र की उसे विशेषता देनी है, तो आर्टिकल 352 और 357 और 365 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं, इनको क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संघीय चरित्र को एकात्मक चरित्र में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद इसने कहा कि संघ और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें से कुछ विषय कहाँ डाले जाने चाहिए, राज्य सूची में डाले जाने चाहिए। तो यहाँ हम समझेंगे कि जो 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान की उसमें 3 विषय बांटे गए हैं। पहले विषय कौन से, संघ सूची के विषय, दूसरे समवर्ती सूची के विषय और तीसरे राज्य सूची के विषय। जो संघ सूची के विषय ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। समवर्ती सूची के विषय ऐसे जहां कानून संसद भी बना सकती है और विधानमंडल भी उन विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य भी उन विषयों पर कानून बना सकता है। और राज्य सूची के विषय वो जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना पाए। तो यदि राज्य सूची में अधिक विषय होंगे तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि राज्यों को, राज्य सरकारों को अधिक विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। और यही तो संघवाद है कि राज्यों को अधिक से अधिक शक्ति और स्वायत्ता प्राप्त हो। तो राज्यों को अधिक से अधिक शक्ति और स्वायत्ता कब प्राप्त होगी, जब राज्यों की जो राज्य सूची है जिस विषय पर वो कानून बना सकते हैं अर्थात उनकी विधायी शक्ति को विस्तृत किया जाए। ऐसी सिफारिश राजा मन्नार समिति देती है और कहता है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें से कुछ विषय को राज्य सूची में हस्तांतरित किया जाए ताकि उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास रहे, राज्य के पास रहे। फिर ये कहता है कि अवशिष्ट शक्ति भी राज्यों को प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए अवशिष्ट शक्ति क्या होती है, हमने देखा कि 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची संघ सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची कौन कानून बनाएगा, राज्य और संघ सरकार दोनों कानून बना सकती है इस विषय पर। और तीसरी राज्य सूची जहां राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी विषय बच गए जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, ऐसा कोई विषय यदि होगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान में किसको दिया गया है, संघ सरकार को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये संघ सरकार को मजबूती प्रदान करता है, संघ सरकार को एकात्मक लक्षण प्रदान करता है, संघात्मक व्यवस्था से दूर जाता है। तो राजा मन्नार समिति कहती है कि अवशिष्ट शक्तियां संघ की जगह किस में होनी चाहिए, राज्य में होनी चाहिए, ताकि राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्राप्त हो, अधिक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो। तो इस प्रकार की एक सिफारिश भी राजा मन्नार समिति देती है।
अब देखिए, आप जब संविधान में पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में, तो मंत्री परिषद का जो कार्यकाल बताया गया है, राज्य की मंत्री परिषद का कार्यकाल बताया गया है, वो किसके प्रसाद पर्यंत बताया गया है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है जब तक राज्यपाल चाहे। अब राज्यपाल जो होता है, आपको मालूम है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मतलब केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर नियुक्त। तो उसकी सलाह पर नियुक्त है तो वो उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति भी किसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा? केंद्र की मंत्री परिषद। और स्थिति और गंभीर जब हो जाती है जब केंद्र में तो सरकार अन्य किसी राजनीतिक दल की होती है और राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल की। तो इसका परिणाम क्या होता है? राज्यपाल जो होता है वो जो केंद्र में जो सरकार होती है उस राजनीतिक दल के हिसाब से क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? हालांकि वो गैर दलीय व्यक्ति कहलाता है राज्यपाल, लेकिन प्रमुख रूप से वो किसी दल से जुड़ा हुआ था, उस दल की विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए वो क्या करता है? उस दल के प्रभाव में कार्य न करे, इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद, जो राज्य की मंत्री परिषद का कार्यकाल हो, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल एक केंद्र सरकार के उसमें प्रभाव में कार्य करता है, ऐसा माना गया। तो केंद्र सरकार के प्रभाव में कार्य करेगा, और इसी की इच्छा पर्यंत जब मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है तो राज्य की मंत्री परिषद को ये कभी भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, बिना ये जाने कि इसको बहुमत है या नहीं। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई कि राज्यपाल को मंत्री परिषद को निलंबित करते समय या बर्खास्त करते समय ये देखना पड़े, या जो विधानसभा का विघटन करते समय ये देखना जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पर कोई राजनीतिक दल बहुमत में है या नहीं। बाद में जरूर कोई बहुमत अपना साबित कर सकता है, लेकिन एक बार तो राज्यपाल क्या कर सकता है? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को, या फिर वहाँ की जो विधानसभा है उसको विघटित कर सकता है। तो इस कारण ये कहा गया कि मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होना चाहिए वो राज्यपाल की इच्छा पर्यंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल हो सकता है किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में कार्य करें। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं को भी समाप्त करने की बात कही गई। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज। 3 सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वर्तमान में। एक तो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, दूसरी IPS और तीसरी क्या है? IAS। अब ये तीनों ही प्रकार के जो अधिकारी हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं हालांकि, लेकिन आके कार्य कहाँ करते हैं? ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तो ये कि राज्य सरकार को जब भी क्या करना होता है, यदि इनको पद से हटाना हो या फिर इन पे कोई कार्यवाही करनी हो तो उसके लिए इनको केंद्र सरकार को पत्र भेजना पड़ता है। केंद्र सरकार ही इन पे इनकी बर्खास्त की या इन्हें हटाने का कार्य कर सकता है, या इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का कार्य कर सकता है। तो कार्य तो करते हैं राज्य में, लेकिन नियुक्ति कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। सेवा शर्तें निर्धारित कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। तो इस प्रकार से राज्यों में कार्य करते हुए भी एक प्रकार से ये केंद्र सरकार के अधीन ज़्यादा प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से राज्यों की शक्ति यहाँ कम आकी गई, और राजा मन्नार समिति ने ये सिफारिश दी कि संघीय चरित्र चूंकि भारत का है तो क्या करना चाहिए? ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति, सेवा शर्तें आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये थी राजा मन्नार समिति 1969 में जो गठित हुई थी। उसके बाद आता है आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में आता है। ये भी क्या कहता है? ये क्या कहता है कि भारत को विशुद्ध रूप से संघीय व्यवस्था अपनानी चाहिए। और विशुद्ध रूप से हमने देखा था कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है? केवल कुछ ही मामलों में केंद्र सरकार को अधिकार रहता है, बाकी सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्यों के पास होती हैं। तो इसने कहा कि केवल रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा से संबंधी जो मामले हैं उसको केंद्र सरकार को अपने पास में रखना चाहिए। बाकी सारी की सारी चीजें, जैसा कि संघीय सरकार का चरित्र होता है, किसको सौंप देनी चाहिए? राज्यों को सौंप देनी चाहिए। राज्यों को वो अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार की बात आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में कही गई। नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, जो कि 1977 में आता है। इसमें भी क्या कहा गया कि भारत में जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया है भारत के संविधान में, हमने देखा कि भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब संघ के इंग्लिश में दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो फेडरेशन और एक यूनियन। अब जो फेडरेशन है वो क्या होता है? विशुद्ध रूप से संघ का वही क्या होता है? इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। फेडरेशन में क्या होता है?
अधिकांश शक्तियां, अधिकांश जो पावर होती है वो किसके पास में होती है? राज्यों के पास में। और केंद्र के पास क्या होता है? केवल रक्षा, विदेश और मुद्रा संबंधी मामले ही होते हैं। तो ये क्या कहता है कि भारत के जो संविधान में यूनियन शब्द लिखा गया है, उस यूनियन शब्द को किस में परिवर्तित किया जाए? फेडरेशन, यानी संघ को संघीय, यूनियन को क्या लिखा जाए? फेडरेशन लिखा जाए, यूनियन को फेडरेशन लिखा जाए, इस प्रकार की बात कहता है। और फेडरेशन लिखा जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा? फेडरेशन जैसी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश, संचार संबंधी मामले ही रहने चाहिए, बाकी के सारे मामले किसके पास में चले जाएं? राज्यों के पास में चले जाएं, ऐसी संविधान में व्यवस्था हो। उसके बाद ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन को बंद कर देना चाहिए। अब राष्ट्रपति शासन क्या करता है? संघ सरकार को या केंद्र सरकार को क्या कर देता है? राष्ट्रपति शासन संघ सरकार को संघ सरकार को राज्य सरकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर देता है और उसके बहुत सारे कार्य केंद्र सरकार के हाथ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन भी संघीय चरित्र के विपरीत है। तो ये कहता है कि संघीय राष्ट्रपति शासन जो है वो बंद हो जाना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि वो भी क्या करती हैं? संघ सरकार को ज़्यादा मजबूती देती है। राज्यों का यदि निर्माण करना हो और पुनर्गठन करना हो, अब देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 2 है, सॉरी आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 किसके बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ये राज्यों की जो सीमा है उसके पुनर्गठन, राज्यों की सीमा पुनर्गठन, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण और राज्यों की सीमा परिवर्तन, इन तीन चीज़ों की बात करते हैं। और तीनों ही मामलों में ये कहता है हमारे संविधान के आर्टिकल 3 और 4 कि तीनों ही मामलों में राज्यों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा किए जाएंगे। तो फिर से ये प्रावधान क्या कर देता है? राज्यों को इस संबंध में अधिकार नहीं प्रदान करता, पूरा अधिकार किसको दे देता है कि केंद्र जब चाहे तब किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर दे, उसकी सीमा परिवर्तित कर दे, उसका क्षेत्रफल परिवर्तित कर दे। तो इस प्रकार राज्यों के अस्तित्व पे क्या करता है? ये सवाल उठाता है, संघीय चरित्र के ये विपरीत है। तो इसने कहा कि राज्य निर्माण और राज्य का जब पुनर्गठन हो तो वो राज्य की सहमति से ही हो, केवल संसद द्वारा इस प्रकार का काम ना किया जाए। अब राज्यसभा जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा जो है जिसमें हमने देखा था कि लोकसभा सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनाव होते हैं और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो इसको भी क्या होना चाहिए? लोकसभा के बराबर की ही शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। जब हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि लोकसभा को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में शक्तियां प्राप्त है। जैसे धन विधेयक या वित्त विधेयक जो हैं केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होते। ठीक है, बजट पर जो वोटिंग होती है वो लोकसभा में होती है। इस प्रकार अन्य कई मामलों में लोकसभा के पास में अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो और लोकसभा को अधिक प्राप्त होना और राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली जो संस्था है राज्यसभा, उसको कम अधिकार प्राप्त होना, इसका तात्पर्य क्या है? राज्यों की शक्ति केंद्र सरकार की अपेक्षा कम होना, संघ की अपेक्षा कम होना, और ये संघीय चरित्र के विरुद्ध है, विपरीत है। तो ये पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र क्या कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों को क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और उसके साथ ये क्या कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने जो राजस्व अर्जन किया जाता है उसमें से 75% राज्यों के साथ साझा करना चाहिए। देखिए किसी भी संस्था की शक्ति किस पर निर्भर करती है? अल्टीमेटली वित्त पर निर्भर करती है, धन पर निर्भर करती है। राजस्व के अधिक स्रोत किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार को दिए गए हैं। तो यहाँ पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र कहता है कि राज्यों को जो केंद्र सरकार के पास में वित्तीयन के स्रोत है उसमें से 75% हिस्सा केंद्र सरकार दे, ताकि राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत बने। तो इस प्रकार की कुछ सिफारिशें 1977 में पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण आयोग आता है सरकारिया आयोग। 1983 में क्या होता है? ये सरकारिया आयोग गठित होता है और सरकारिया आयोग अध्ययन करता है केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों पर, संघवाद को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए इसके ऊपर। और ये कहता है कि जो ढांचागत व्यवस्था है वो ठीक है। ढांचागत व्यवस्था मतलब हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि संविधान का चरित्र संघीय है, राज्य सरकारें
संघ सरकार अपने अपने तरीके से कार्य करती है, संविधान में ही उनकी शक्ति का पृथक्करण किया गया है, तो ये सारा ढांचा क्या है, ठीक है। लेकिन कार्यात्मक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, कार्यात्मक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ठीक है, राष्ट्रपति शासन और आपात उपबंध जो कि केंद्र की शक्ति को बढ़ा देते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनके प्रयोग किस प्रकार किया जाए उसमें सुधार होना चाहिए, इस प्रकार की बात ये करता है। ठीक है, ये कहता है कि केंद्र की शक्ति में कटौती की जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था परिचालन में हो कि केंद्र सरकार इन शक्तियों का जो उसे इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए दी गई हैं उनका प्रयोग जो है वो ना कर पाए, यानी शक्ति का पूरा केंद्रीकरण किसी भी तरीके से केंद्र सरकार के पास में ना हो, इस प्रकार की ये बात कहता है। साथ ही साथ अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद की गठन की आवश्यकता को ये भी दोहराता है और कहता है कि राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए, अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए, ताकि आपसी सामंजस्य जो है वो राज्यों और अलग अलग राज्यों और केंद्र तथा राज्यों के मध्य बढ़ पाए। अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, ये तो ऑल इंडिया सर्विस को मजबूत करने की बात करता है, जबकि पिछले आयोग क्या कर रहे थे कि ऑल इंडिया सर्विसेज संघीय चरित्र के विरुद्ध है, जबकि यहाँ ये कहता है कि ऑल इंडिया सर्विस को मजबूत किया जाना चाहिए। क्यों मजबूत किया जाना चाहती है, क्योंकि ये अपने स्टडी में पाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज की केवल नियुक्ति ही तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, बाकी ये किसके अधीन कार्य करते हैं, किसके अधीन कार्य करते हैं, ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तो चूंकि राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तो क्या होता चाहिए, राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तो ये राज्य की शक्ति को एक तरीके से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। राज्यों के लिए एक प्रकार से संघ केवल नियुक्ति का कार्य कर रहा है, उपयोग इसका कौन करते हैं, राज्य करते हैं। तो यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसा सरकारी आयोग कहता है। अब जैसा कि इसने कहा कि ढांचागत व्यवस्था ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान इमरजेंसी के लिए जरूरी है, लेकिन इसका जब प्रयोग किया जाए वो बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए, प्रत्येक ऐसा नहीं कि छोटी मोटी स्थितियों में इसका प्रयोग कर लिया जाए। इसके अलावा ये कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है वो योजना आयोग के ऊपर एक संस्था है। योजना आयोग जो भी अपने प्लान्स बनाता है वो किसको भेजता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भेजता है, जो कि केंद्र सरकार की क्या है, केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है, कार्यकारी आदेश से ये स्थापित हुई थी। तो योजना आयोग के ऊपर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है जो योजना आयोग के प्लान्स पर अपनी सहमति देती है या उनका अनुमोदन करती है। तो एक प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक सुपर कैबिनेट की तरह क्या करती है, कार्य करती है। तो सुपर कैबिनेट की जगह कार्य करने के कारण ये राज्यों में क्या कर सकती है, असंतुष्ट कर सकती है। तो उसके लिए कहा गया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के स्थान पर नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिए जो राज्यों में भी आर्थिक विकास को क्या करे, सुनिश्चित करे। नेक्स्ट जो ये देता है सिफारिश, वो देता है कि कराधान की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास ही होनी चाहिए, यानी प्रमुख जो केंद्र अभी कलेक्शन कर रहा है केंद्र सरकार के पास ही वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए राजस्व की, लेकिन कुछ शक्तियां जो हैं वो समवर्ती सूची में डाली जानी चाहिए। प्रमुख राजस्व के स्रोत हैं वो केंद्र सरकार के पास ही होना चाहिए, लेकिन कुछ शक्तियां राज्य सरकार को भी दी जानी चाहिए, इस प्रकार की बात ये आयोग कहता है। नेक्स्ट ये बात करता है कि समवर्ती सूची पर जब भी कानून बनाया जाए तो राज्य की सलाह ली जाए। देखिए समवर्ती सूची क्या होती है, ऐसी सूची जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र भी कानून बना पाए और राज्य भी कानून बना पाए। लेकिन यहाँ सरकारी आयोग क्या कहता है कि यदि केंद्र को क्या बनाना है, समवर्ती सूची के विषय में कोई कानून बनाना है तो उसे राज्य सरकार से सलाह लेनी पड़े, इस प्रकार का प्रावधान किया जाए। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि सरकारी आयोग की जो सिफारिशें हैं वो ऐसा नहीं थी कि केवल ऐसा कह दिया गया कि हर तरफ से राज्य सरकार को मजबूत किया जाए। ये क्या कहता है कि परिचालन व्यवस्था वो इस प्रकार, ढांचागत जो व्यवस्था है या हमारे संविधान में जो मूलभूत व्यवस्था की गई है वो ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, महत्वपूर्ण बात वो है। तो उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि जो भारत का संघीय चरित्र है उसको नुकसान ना पहुंचे, संघीय चरित्र के अनुसार भारत का संविधान कार्य करे। कुछ और सिफारिशें देखते हैं सरकारी आयोग की। ये कहता है राज्यपाल, देखिए अब राज्यपाल जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, क्यों, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, जबकि कार्य किसके लिए कर रहा है, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। तो यहाँ हमेशा विवाद की स्थिति राज्यपाल के पद के बारे में हमें देखने को मिली है, और केंद्र राज्य संबंधों की जब बात आती है तो निश्चित रूप से राज्यपाल की बात होना लाजमी है। तो ये कहता है कि राज्यपाल क्या होता है, केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति होता है, इसलिए
राज्यपाल की जब नियुक्ति हो तो उसमें राज्य सरकार का भी कुछ रोल होना चाहिए, और वो रोल क्या होना चाहिए कि वहाँ के सीएम की सलाह लेनी चाहिए। तब सीएम की सलाह से क्या बना जाएगा, जब राज्यपाल को बनाया जाएगा तो टकराव की स्थिति राज्य की जो विधायिका है या कार्यपालिका है और जो गवर्नर है या राज्यपाल है उसमें देखने को हमें नहीं मिलेगी, और इस व्यवस्था को संवैधानिक बनाया जाना चाहिए। यानी संविधान में ये प्रावधान कर दिया जाए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति हो उसमें सीएम की सलाह, उस राज्य के सीएम या मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। अब क्या कहता है, देखिए यह हमने देखा था कि राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्य का विधानमंडल जब भी कोई बिल भेजता है, राज्य का विधानमंडल बिल जब भेजता है तो वो एक्ट कब बनता है, जब राज्यपाल के साइन हो जाएं। क्या हो जाएं, राज्यपाल के साइन हो जाएं। तो जब क्या होता है, राज्यपाल इस प्रकार का व्यक्ति हो जो दूसरी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो, और राज्य में जो सरकार हो वो किसी अन्य राजनीतिक दल हो, तो वहां टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भेजे गए बिल हैं वो राज्यपाल राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान में उसे अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब जब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है तो ये बिल जो है वो एक्ट में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, तो राज्य के जो कानून बनाने की दर है वो धीरे हो जाती है, कानून बनाने में समय लगने लगता है। तो यहां क्या व्यवस्था की गई कि ठीक है, राज्यपाल बिल को आरक्षित करे राष्ट्रपति के लिए, वो व्यवस्था ठीक है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए बिल तो राष्ट्रपति को कम से कम कारण बताना, राज्यपाल को कम से कम कारण बताना आवश्यक होना चाहिए कि इन परिस्थितियों के कारण मुझे इस बिल को राष्ट्रपति को क्या करना पड़ा, आरक्षित करना पड़ा। तो ये सिफारिश दी गई। इसके बाद क्या कहे कि राज्यपाल, देखिए हमारे संविधान में राज्य के विधानमंडल को यानी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। और क्या कहा गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, समय समय पर राज्य की विधानसभा को, केवल इतना कहा गया है संविधान में, राज्यपाल समय समय पर राज्य की विधानसभा को क्या करेगा, भंग करेगा। लेकिन अब ये राज्यपाल की स्वविवेक की बात होगी कि कब वो क्या करे, विधानसभा को भंग करे। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जिस दल की सरकार है वो उसने अपना बहुमत खो दिया है, तो भी वो क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार राज्यपाल किसी दल के बहुमत के होते हुए भी विधानसभा को भंग कर देता है। तो इस बारे में सरकार या आयोग क्या कहता है कि जब भी विधानसभा को भंग किया जाए उससे पहले राज्यपाल को क्या करना चाहिए, बहुमत टेस्ट करना चाहिए कि बहुमत में है या नहीं है सरकार। यदि सरकार बहुमत में है तो उसको विधानसभा को भंग नहीं करना चाहिए। अब राज्यपाल जो है, हमने देखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसकी जो पदावधि होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है, यानी जब चाहे तब राष्ट्रपति राज्यपाल को बदल सकता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को। तो यहाँ हमें ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है, चूंकि राष्ट्रपति नियुक्ति किसके सलाह पर करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने हिसाब से राज्यपाल को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। राजनीतिक दल जो केंद्र सरकार में सत्ता में होता है वो अपने हितों के हिसाब से किसी भी राज्य के राज्यपाल को क्या कर सकता है, उसकी पदावधि को परिवर्तित कर देता है। कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल, फिर अपने हिसाब से दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए भी सरकारी आयोग कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसको बिना किसी ठोस कारणों के भंग नहीं किया जाना चाहिए, यानी एक निश्चित पदावधि राज्यपाल की होनी चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स जो कि पूर्णतः किसके द्वारा लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ सरकार के द्वारा लिया जाता है, और ये एक प्रमुख राजस्व स्रोत है केंद्र सरकार का। और राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत बने, यही संघीय सरकार का क्या है, संघीय संविधान की विशेषता है। तो उसके लिए राज्यों के पास में वित्त के स्रोत होने चाहिए, या फिर उनके पास में वित्त की अन्य कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो चूंकि इसने कहा था कि ढांचागत व्यवस्था ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है वो ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें से हिस्सा किसको देना चाहिए, राज्य सरकारों को देना चाहिए। इनकम टैक्स पर केंद्र सरकार जो सेस लगाती है, सेस का तात्पर्य होता है जो टैक्स लगता है उसके ऊपर भी जो टैक्स लगाया जाता है वो सेस होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो समाप्त होनी चाहिए, इनकम टैक्स पर किसी प्रकार का सेस नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कहता है वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच कार्यों का उचित बंटवारा होना चाहिए। अब ये बिंदु क्या है, देखिए जब भी केंद्र सरकार क्या करता है, राज्यों को क्या देता है, अनुदान देता है। क्या देता है, अनुदान देता है। केंद्र राज्यों को क्या देता है, अनुदान देता है। तो ये अनुदान दो संस्थाओं की सिफारिश पर देता है, एक तो योजना आयोग और दूसरा वित्त आयोग। अब वित्त आयोग जो होता है वो एक संवैधानिक संस्था है,
जबकि योजना आयोग क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा स्थापित की गई संस्था है। तो अक्सर हम देखते हैं कि योजना आयोग में केंद्र सरकार की पसंद के व्यक्ति होते हैं। तो इसी कारण केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो ज्यादातर किस पर निर्भर करता है, वो ज्यादातर निर्भर करता है योजना आयोग की सिफारिशों पर। यहाँ वित्त आयोग को दरकिनार किया जाता है, योजना आयोग को अधिक पावरफुल बनाया जाता है। तो ये क्या कहता है सरकारी आयोग कि वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच कार्यों का उचित बंटवारा होना चाहिए। उचित बंटवारे का तात्पर्य है निर्धारित होना चाहिए कि इन विषयों पर तो योजना आयोग पैसा देगा और इन विषयों पर वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र से राज्य को पैसा मिलेगा। अभी स्थिति क्या है कि योजना आयोग की सिफारिश पर ज्यादा पैसा केंद्र सरकार राज्यों को देती है। और क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन की जो व्यवस्था है उसको ये ठीक पाता है कि राज्य पुनर्गठन में देश की राष्ट्रीय एकता को देखते हुए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात को ध्यान में रखते हुए ये कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में ही रहनी चाहिए। जो वर्तमान व्यवस्था है वो ठीक है। और कहता है कि रेडियो और टीवी का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब देखिए रेडियो और टीवी यानी कम्युनिकेशन, संचार माध्यम पूर्णतः किसके अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। दूरदर्शन और आकाशवाणी किसके अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र सरकार के। इसके अलावा कोई चैनल अपना स्थापित करना है किसी व्यक्ति को तो उसके संबंध में जो कानून है वो भी, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो भी किसको है, केंद्र सरकार को है। यानी पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन है कम्युनिकेशन। तो संचार, टीवी और रेडियो जो है उसका भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए और कुछ बातें इसमें, कुछ शक्तियां इस मामले में किसको मिलनी चाहिए, राज्यों को मिलनी चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए भी ये एक आयोग बनाने की बात करता है। तो इस प्रकार से सरकार या आयोग कुछ अपनी सिफारिशें देता है अपना अध्ययन करके, और अपने अध्ययन में एक बिंदु ये पाता है, जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ढांचागत व्यवस्था ठीक है, केवल कार्यात्मक व्यवस्था बदला जाए। कार्यात्मक व्यवस्था में अगर बदलाव कर दिया जाएगा तो भारत का जो संघीय चरित्र है वो काफी मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार की बात सरकारी आयोग कहता है। उसके बाद आता है पुंछी आयोग, जो कि 2007 में गठित किया जाता है केंद्र राज्य संबंधों के लिए सिफारिशें देने के लिए। और क्या क्या सिफारिशें देता है, सबसे पहली सिफारिश ये देता है कि हिंसाग्रस्त जो राज्य हैं उनमें केंद्र की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए, उस पर ये अपनी सिफारिशें देता है। साथ ही साथ जो बड़ी और दीर्घकालीन परियोजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क का निर्माण किसी राज्य में या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा पुल बनाना है, उसके संबंध में केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इसके संबंध में ये अपनी क्या देता है, सिफारिशें देता है। पंचायती राज में कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायती राज जो कि राज्यों के अधीन भी क्या करता है, नगर पालिका और गाँव के प्रशासन के बारे में बताता है। तो इस पंचायती राज व्यवस्था, 6वीं जो अनुसूची है उसमें क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा 8 से लेके 12 तक के जो वित्त आयोग गठित हुए थे, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, तो 8 से लेके 12 तक का जो वित्त आयोग है उनके मामले में भी कुछ सलाह देने के लिए पुंछी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसके अलावा प्लानिंग, नियोजन, केंद्र से राज्यों को सहायता, एक्साइज टैक्स और सेल्स टैक्स में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी किस प्रकार की हो उसके संबंध में सिफारिश देता है। अंतर्राज्यीय व्यापार के सिद्धांत किस प्रकार से निर्धारित हो, यहाँ भी पुंछी आयोग अपनी सिफारिश देता है। और राज्य में सशस्त्र बल जो कि केंद्र सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, इस पर भी इनको सिफारिशें देनी थी। और अंतर्राज्यीय अपराध, यानी एक राज्य में अपराध करके कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में चला जाए तो उसकी जांच हेतु केंद्रीय ट्रिब्यूनल का जो गठन है उसके संदर्भ में भी ये क्या देता है, सिफारिश देता है। तो इस प्रकार 2007 में जो गठित पुंछी आयोग है वो इन बिंदुओं पर अपनी क्या देता है, सिफारिशें देता है। नेक्स्ट चलते हैं हम द्वितीय प्रशासनिक आयोग की तरफ। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया। कब गठित किया गया, 2005 में ये गठित किया गया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों की, लेकिन जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसका जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, लोक प्रशासन में सुधार क्या हो इसके संबंध में इसको क्या देनी थी, सलाह देनी थी। तो इसका मुख्य फोकस किस पर का था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी में किस प्रकार का सुधार किया जाए उस पर इसको क्या देना था, सिफारिशें देनी थी। केंद्र राज्य संबंधों के मामले में ज्यादा सिफारिशें इसको नहीं देनी थी। और ये क्या कहता है कि रक्षा, रेलवे, विदेश संबंध, सुरक्षा, आसूचना ब्यूरो और केंद्र राज्य संबंध, यानी इन सभी के मामले में ये क्या करेगा, सिफारिशें नहीं देगा, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। तो मुख्य फोकस इसका क्या था, लोक प्रशासन में सुधार था।
क्योंकि केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन में संबंध एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हो जाती है केंद्र और राज्य के संबंधों को निर्धारित करने के लिए। तो हालांकि सीधे तौर पर केंद्र राज्य संबंधों के विषय में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को सलाह नहीं देनी थी, लेकिन लोक प्रशासन में सुधार की इसको सलाह या सिफारिशें देनी थी। आइए देखते हैं द्वितीय प्रशासनिक आयोग क्या क्या सिफारिशें इस संदर्भ में देता है जिससे कि लोक प्रशासन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो। ये कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, देखिए जब अंग्रेजों का शासन था तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था ताकि सरकार की जो गतिविधियां हैं वो आम आदमी को मालूम ना चल सके। और अब भारत में क्या आ गया है, लोकतंत्र। तो अब इस एक्ट की, इस कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों से छिपाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि 1923 में बनाया गया था इसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ ये प्रशासन में पारदर्शिता की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। और प्रशासन में पारदर्शिता कब होगी, जब सरकार के कार्य सबके समक्ष रहेंगे, सबके सामने रहेंगे, खुली किताब की तरह रहेंगे। तो जो भी लोग दस्तावेज होंगे यानी सरकारी कामकाजों से संबंधित जो लोग दस्तावेज रहेंगे उनको किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकटीकरण या कोई व्यक्ति उन्हें देखना चाहे उसकी जो प्रक्रिया है वो एकदम सरल होनी चाहिए। और उसके लिए प्रक्रिया क्या हो सकती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये कहता है कि राइट टू एक्ट जो है, सूचना का जो अधिकार है उसको मजबूती दी जाए ताकि सरकार के कामकाज आम जनता के सामने क्या हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से रहें। तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन में क्या हो जाएगा, सुधार आया जाएगा। और ये कहता है सूचना आयोग में एनजीओ और गैर सिविल सदस्यों को भी शामिल किया जाए ताकि आरटीआई आयोग जो है या सूचना आयोग है उसका चरित्र क्या हो जाए, अधिक समावेशी हो जाए एनजीओ से। और जब क्या होंगे, सरकारी अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी आयोग में सम्मिलित जब हो जाएंगे सूचना आयोग में, तो सूचना का जो प्रकटीकरण है या सूचना देने में पारदर्शिता है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा ये कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अप्सपा नाम से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसके माध्यम से वहां आर्म्ड फोर्स को तैनात किया जाता है, उस एप्सपा को क्या हटा कर लेना चाहिए, पूर्वोत्तर राज्यों से हटा लिया जाना चाहिए ताकि वहां का जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाए। ये कहता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार। इसके अलावा राज्यों में अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती होगी उसके लिए एक स्पेसिफिक कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से केंद्र सरकार राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दे, उसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। और जब विशेष परिस्थितियां हों उसी विशेष परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, जो अर्धसैनिक बल हैं, सशस्त्र बल हैं, उनकी जो है तैनाती राज्य में करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर जो सैनिक बल हैं उनकी तैनाती राज्यों में नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों के खिलाफ है। और अधिकतम 3 माह तक ही यदि सशस्त्र बलों की तैनाती करनी भी पड़ती है राज्य में तो वो अधिकतम कितने माह तक की जाए, 3 माह तक ही किया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा ये पुलिस सुधारों पर भी बात करता है क्योंकि लोक प्रशासन में ये माना गया है कि पुलिस राज्य एक अच्छा राज्य नहीं होता है। तो पुलिस राज्य की जगह क्या होना चाहिए, इस प्रकार का राज्य स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जहाँ पर लोक प्रशासन में क्या हो, पारदर्शिता हो, सरकार को बल प्रयोग कम से कम करना पड़े। तो इसके लिए पुलिस में सुधार किए जाना चाहिए और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, न्यायालयों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि त्वरित न्याय लोगों को प्राप्त हो सके। और गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई करे। अभी तक सीबीआई केवल उन अपराधों की जांच करती है जो या तो न्यायालय द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा उसको सौंप दिए जाते हैं। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है सभी गंभीर मामलों की जांच किसको करनी चाहिए, सीबीआई को करनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार उसे वो मामला सौंपे या ना सौंपे या न्यायालय उसे ये मामला सौंपे या ना सौंपे। इसके अलावा कुछ और सिफारिशों के बारे में बात करें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार क्या कहता है, राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकायुक्त की स्थापना हो। जैसा कि हमने देखा लोकपाल की स्थापना कर दी गई है हमारे यहाँ पे, तो भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के लिए एक राष्ट्रीय लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश कौन देता है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग देता है। और यहाँ साफ कहता है कि प्रधानमंत्री इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। साथ ही साथ प्रशासन में पारदर्शिता हो, प्रशासन अधिक बेहतर बने, सरकारें अधिक मजबूत हों। प्रशासन बेहतर कब बनेगा, जब सरकारें स्थायी होंगी। और सरकारें स्थायी कब होंगी, जब दल बदल समाप्त होगा। अभी हमने देखा है कि दल बदल के द्वारा एक सरकार को गिरा दिया जाता है और दूसरी दल की सरकार बन जाती है। इससे अस्थिरता शासन में आती है और जब शासन में अस्थिरता आती है तो लोक प्रशासन भी क्या होता है, चरमरा जाता है। क्योंकि लोक प्रशासन सरकार के अधीन काम करता है, ब्यूरोक्रेसी सरकार के अधीन काम करती है। सरकार अस्थिर होगी तो प्रशासन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए दल बदल कानून को मजबूत बनाया जाना चाहिए, कठोर बनाया जाना चाहिए
और लाभ के पद की परिभाषा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कई पद जो होते हैं वहाँ योग्यता ये निर्धारित होती है कि ये व्यक्ति लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, तो लाभ का पद क्या हो उसको बिल्कुल डिफाइन कर देना चाहिए। चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष चुनाव करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके लिए ये क्या व्यवस्था करता है कि जब निष्पक्ष चुनाव होंगे तभी प्रशासन में सुधार होगा, तभी जो है सरकार जो बनेगी वो मजबूत होगी। प्रशासन में सुधार जब होगा जब सरकार मजबूत होगी, और मजबूत सरकार बनाने के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग में जब नियुक्तियां की जाएं वो एक कॉलेजियम के माध्यम से की जानी चाहिए, और इस कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो मंत्री हैं उनके लिए एक नैतिक संहिता, एक एथिकल रूल्स बनने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, जिसके अनुसार मंत्री कार्य करे, और उसके बाहर यदि कार्य करते हैं तो मंत्रियों को पद से हटाया जा सके। स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया जाना चाहिए? मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार क्या होती है? जो उसके समक्ष होती है, जो लोकल प्रशासन, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत ही एक ग्रामवासी के लिए सरकार के रूप में या प्रशासन के रूप में कार्य करती है। तो इस व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए ताकि लोक प्रशासन में सुधार हो। इसके अलावा आतंकवाद से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी जांच के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाई जाए, और एक मजबूत कानून इस संदर्भ में बनाया जाए। कुछ इस प्रकार की सिफारिशें कौन देता है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग देता है। तो इस प्रकार से संघवाद को मजबूत करने के लिए, फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए समय समय पर जो गठित आयोग हैं उन्होंने क्या क्या अपनी सिफारिशें दी, उन सभी के बारे में हमने आज की क्लास में देखा। तो आशा है आपकी जो समझ है संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, वो आज की क्लास के बाद में जो है अपेक्षाकृत पहले से बेहतर हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।